टू नेशन थ्योरी ने कभी जो 1940 में जिन्ना ने बस इतना कहा कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर अलग है। टू नेशन थ्योरी ने कभी ये नहीं कहा कि बाकी मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। टू नेशन थ्योरी की ओनली लिमिटेड एप्लीकेशन है कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। वो सक्सेसफुल है, इंडिया में भी सक्सेसफुल है। टू नेशन थ्योरी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि सारे मुसलमान साथ में रह सकते हैं, तो बेकार की बात है। वो 45 से एक ब्रेन बना, आपकी किताबों में सेक्युलरिज्म को बताया गया कि तो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा, और एक गुड क्रिश्चियन होगा, एक गुड मुसलमान होगा और गुड हिंदू वो होगा जो इन लोगों को अपना बात करने दे, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिसेस को ना करे। और भारत को बताया गया कि ये एक गुलदस्ता है, यानी कि भारत में कई लोग इधर उधर से आए हैं, भारत की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जबकि ये डीकॉलोनाइजेशन के प्रिंसिपल का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि अब्यूज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं, जो कि लॉ प्रोफेसर हैं और जर्मनी में भी लॉ पढ़ा चुके हैं, और अभी इंडिया में गोवा में भी जो बार काउंसिल की यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज इनफैक्ट कहना चाहिए, वहां पर पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीएचडी भी किया है अभिषेक जी ने। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप अभिषेक जी? बहुत बढ़िया है। बार काउंसिल ने जो एस्टैब्लिश किया वो लॉ यूनिवर्सिटी ही है, कॉलेज नहीं है। ओके, Yeah, it's a university that only teaches law. So you are right. Okay. आप बिल्कुल सही थी। ओके, आज मैं आपसे थोड़ा लॉ से रिलेटेड ही बात करने वाली हूँ। हमारे देश में त्योहार, हम सब जानते हैं कि बड़ा धर्म प्रधान देश भारत है और धर्म की बड़ी मान्यताएं, और लोग बड़े धार्मिक होते हैं। और अक्सर क्योंकि हमारा देश इतने सारे धर्म हैं, तो आए दिन कोई ना कोई त्योहार रहता है और कुछ ना कुछ प्रोसेशंस होते रहते हैं। बेगूसराय में हमने देखा बीते दिनों, वहां पर दो समुदाय के बीच झड़प हुई। हालांकि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है उसकी परिभाषा ही एक अलग है, जो कि ग्लोबली दूसरी है, भारत में दूसरी। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्यों इस तरह की गड़बड़ी इनफैक्ट जुडिशरी में भी नजर आती है जब सेक्युलरिज्म को डीकोड करने की बात आती है? बहुत अच्छी बात की आपने और काफी डेप्थ वाली बातचीत की है। भारत टू नेशन थ्योरी का कार्ड तो कभी निकाला ही नहीं भारत ने ना। देखिए, ऐसा होता है कि जब चीजें लाइफ में कुछ हो जाती हैं, जैसे हम लोग लॉयर्स हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, तो फिर या तो आप उसको परफॉर्म कीजिए या तो उसको फिर कैंसिल आउट कीजिए लीगल तरीके से। टू नेशन थ्योरी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इसको डिनाई करने से नहीं होगा। इंडिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये अपने आप को इंडियन नहीं मानती है या इंडियन कल्चर हेरिटेज से नहीं जोड़ती। उसके 3 कारण हैं। एक तो भारतवर्ष में कभी भी धर्म की व्याख्या जो होनी चाहिए वो नहीं की। धर्म और पंथ सेम नहीं है। धर्म इज नॉट रिलीजन एंड रिलीजन इज नॉट धर्म। जैसे धर्म क्या होता है, राजा मुसलमान है तो भी उसका राजधर्म वही रहेगा, उसके पंथ से, भगवान को मानने से उसका राजधर्म नहीं चेंज हो जाएगा। राजा क्रिश्चियन है तो भी राजधर्म वही रहेगा। आप मुसलमान हो, आप योग करोगे तो योग के सूत्र वही लगेंगे आपको। भारत के साथ 3 चीजें जो की गई, जो मुझे बहुत अफसोस है, भारत के एजुकेशन सिस्टम ने पिछले 70 साल में भारत को खत्म करने का काम किया। जो अंग्रेज नहीं कर पाए, जो बाहर क्या ये आक्रांता नहीं कर पाए, वो भारत के एजुकेशन सिस्टम ने सक्सेसफुली कर दिया। हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हमारी धरती से काट के उसको यूरोप में जोड़ दिया। मैं आज बताऊं, मैं 43 साल का हूं और मुझे मुश्किल से 1 महीना पहले मैंने जूरिस्प्रूडेंस की वेस्ट की कितनी किताबें पढ़ी मैं आपको बता नहीं सकता, पेज टू पेज। मुझे 43 साल की अवस्था में किताब मिली, उसका नाम है न्याय सूत्र, जो आज से 2500 साल पहले लिखी गई थी। और उसको पढ़ने के बाद मैंने आप जो लॉयर्स हैं आपके यहाँ पे जो होंगे वो जानते हैं, मैंने हार्ट, केल्सन, ऐसे ऐसे ऑथर्स को पढ़ा हुआ है। वैसी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी और हमें बताया भी नहीं गया, लॉयर्स बना दिया गया, जजेस बना दिए गए कि न्याय सूत्र करके किताब है इंडिया में। आप कभी भी नहीं देखेंगे जुडिशरी को कि वो कोट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट पढ़ेंगी अंबर जी, तो वो विदेशी जजमेंट से रिडल्ड रहते हैं। वो उसी को कोट करते हैं, या किसी फिलोसोफर को विदेश के। हमारे फिलोसोफर को कोट ही नहीं करते, उसका रीजन उनको पता ही नहीं है। एंड दिस इज आई एम नॉट टेलिंग लाई, बिकॉज मैं जान रहा हूं कि ये एनीवेज।
आपको अब ये कि हम इस पे आते हैं कि बेगूसराय में जो हो रहा है उसका रीजन क्या है? भारत में नॉट टू जस्ट नेशन बेगूसराय, हम ये अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग राज्यों में, सब जगह देखते हैं ये सारा। अक्सर होता रहता है, जब भी कोई त्योहार आता है, इस तरह की घटनाएँ होती हैं। सबसे पहले समझना है कि टू नेशन थ्योरी क्या है और टू नेशन थ्योरी का काट क्या है। भारत में धर्म और रिलीजन सेम नहीं है। भारत में कभी रिलीजन नहीं था। रिलीजन इज अ कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय डिवाइन, ठीक है ना? भगवान के द्वारा या ईश्वर या अल्लाह के द्वारा दिए गए कानूनों को, विधि को रिलीजन कहते हैं। क्योंकि अब अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान कैसे हो गए? आपको अमल करना पड़ेगा अल्लाह के द्वारा दिए गए कानूनों को। आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन कैसे बनोगे? आपको अमल करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई अमल से ही आपका पता चलेगा कि आप क्या हो। और मैंने तो आप ही के चैनल पे कई मुस्लिम विद्वान को सुना, वो कह रहे हैं कि दीन में अकल का दखल नहीं है। अब आपने अगर अकल पे ही लॉक मार दिया है तो रशीदी फिर साहब ने ये बात कही थी। जी, जो भी हो, अब मैं तो हैरान हो गया सुन करके कि एंड ही वो ताल ठोक रहे हैं इस बात पे कि भाई दीन में अकल का दखल नहीं है। तो कहाँ है अकल का दखल? बिकॉज दीन तो ऑल इनकम्पासिंग है, कोई ह्यूमन ट्रांजेक्शन नहीं है जहां दीन नहीं लगे। तो आप तो ये कह, एजुकेशन से लेकर के, शादी से लेकर के डेथ तक, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, इट्स ऑल दीन। तो फिर वो दिमाग कब लगाना है उसको? तो फिर दिमाग दे ही क्यों रहे हो? पॉइंट ये है कि सेक्युलरिज्म से शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म को और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की क्या मतलब है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी ये नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात, रिलीजियस न्यूट्रलिटी को सेक्युलरिज्म नहीं कहते हैं। जैसे भारत 1950 में अपना संविधान बनाता है, लेकिन उसमें वर्ड सेक्युलर नहीं था, लेकिन आर्टिकल 25 भारत के संविधान में था, जो सबको रिलीजियस फ्रीडम देता है, कॉन्शियस की भी फ्रीडम देता है। चाइना एक सेक्युलर देश है, मगर वहां रिलीजन की फ्रीडम नहीं है। तो रिलीजन का सेक्युलरिज्म, रिलीजियस फ्रीडम का सेक्युलर से कोई लेना देना नहीं है। ये बात लोगों को एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो सकता है, लेकिन वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप जो ये अब्राहमिक फेथ हैं, खासकर जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन के जो फेथ्स हैं, इनकी प्रॉब्लम इनमें ये है कि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स एकदम यूं है, आप उसमें अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब पॉलिटिक्स है होता क्या है और रिलीजन क्या होता है? ठीक है ना? पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब होता है लॉ से रिलेटेड कोई भी काम, लॉ बनाना, लॉ अप्लाई कराना या लॉ के बेसिस पे डिसीजन करना, ये काम पॉलिटिक्स का होता है। इससे पॉलिटी बनती है और इसी से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। जो हमारे गवर्नेंस, जैसे सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, उसमें राजनीति भी एग्जिस्ट करती है, समाज भी एग्जिस्ट करता है। राजनीति समाज के ऊपर नहीं जा सकती और समाज और राजनीति के बीच में आपको एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सो पॉलिटिक्स का मतलब है कि एनीथिंग, एनी एक्शन विच इज रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, लॉ इन्फोर्सिंग, लॉ क्रिएटिंग और लॉ एजुडिकेटिंग। यूरोप में जब इन्होंने, यूरोप का ईसाईकरण जो है वो हुआ था 11वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है ना? 11वीं शताब्दी के आसपास जब उनका ईसाईकरण कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके पहले वहां उसको वो पेगन कहते थे। पेगन इज अ वेरी ऑब्नॉक्शियस वर्ड, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने उसके बाद ये देखा कि जो ईसाई धर्म उनके यहाँ आया, ईसाई मजहब उनके यहाँ आया, उसमें उन्होंने इतनी मारकाट मचाई अपने यहाँ पे सिर्फ ईसाई रिलीजन को लेकर के, क्योंकि कभी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो कैथोलिक से लड़ रहा है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़ रहा है। आपके दर्शक जाके 30 इयर्स वॉर पढ़ें, जिसको लेकर के बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुई। 30 ईयर वॉर जो था वो खाली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाई थी कि यूरोप कैथोलिसिज्म की तरफ जाएगा या प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ जाएगा। यूरोप ने क्रिश्चियनिटी के नाम पे खूब लड़ाई की, खूब लड़ाई की। तब उनको 1648 में यह समझ में आया कि राजा का धर्म और प्रजा का धर्म सेम नहीं होना चाहिए, और नहीं भी, यानी राजा का मजहब और प्रजा का मजहब सेम हो ना हो, इससे राजा का कोई लेना देना नहीं है। प्रजा किसको मानती है, राजा किसको मानता है, दे आर पर्सनल थिंग, इसको हटाओ यहां से। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा? मगर क्योंकि राजा जो था वो अपनी शक्तियों को, जो हर चीज का एक सोर्स होता है ना, आप अपनी शक्ति का सोर्स कहां से लेते हो? उस तो यूरोप में राजा अपनी शक्ति का सोर्स जो है वो बाइबल से लेता था, क्योंकि उसको पोप बनाता था। पोप कहता था कि हाँ भाई ये राजा है, इसको ये पूरी वो क्रिश्चियनिटी, बाइबल पे कसम लेना और जो भी प्रक्रिया होती थी सब बिब्लिकल होती थी। तो उसके लिए इन्होंने ये कहा, यूरोप के लोगों ने, कि सबसे पहले जो लेजिटिमेसी ऑफ राजा है उसको बाइबल से काटो।
लेजिटिमेसी ऑफ राजा बाइबल से नहीं आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ये है कि अगर लेजिटिमेसी ऑफ राजा बाइबल से नहीं आ रही है तो फिर लेजिटिमेसी ऑफ किंग आएगी कहां से? आप किंग की जगह गवर्नमेंट भी जोड़ सकती है, यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट अगर बाइबल से नहीं आ रही है तो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट कहां से आएगी? यानी कि मोदी जी हम पे शासन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हम क्यों मोदी जी की बात माने? मोदी जी के पास वो शासन की जो सोर्स है वो कहां है? तो इसका उपाय यूरोप में ये दिया गया, उन्होंने कहा कि डिवाइन सॉवरेनिटी से निकलो, पॉपुलर सॉवरेनिटी की ओर जाओ। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब लोगों से तुम अपनी वो लेजिटिमेसी लो। लोग तुमको अपनी जब लेजिटिमेट लोग तुमको कहेंगे कि तुम हम पे राज करो तो तुम्हारे पास लेजिटिमेसी होगी। अब क्वेश्चन ये हुआ कि हम लोगों से लेजिटिमेसी लेने के लिए सिस्टम कैसे बनाएं, और वो लोगों के पास ये हक है, ये कैसे आएगा? तो फिर यूरोप के ऑथर्स ने, इमैनुअल कांट हो गए, जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, लेविथन हो गया, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट हो गया, परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कांट, इस तरह की किताबें लिखी। उन्होंने ये बताया कि आपको ये करना है कि बाइबल में से आपको पॉलिटिकल पावर निकाल लेनी है। पॉलिटिकल पावर फिर से वही जो भी लॉ से रिलेटेड काम होगा, लॉ मेकिंग का, ये काम स्टेट करेगा। अब वो प्रीस्ट नहीं करेगा, प्रीस्ट के पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी, सारी की सारी लॉ मेकिंग पावर जो होगी वो गवर्नमेंट के पास होगी। तो जब आपने पॉलिटिकल पावर रिलीजन बुक से निकाल लिया, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अंबरजी सेक्युलरिज्म कहते हैं। The distillation of the political power from the religious book is known as secularism. This is what European secularism is. इसको दूसरी भाषा में कहते हैं separation. The word is separation of church from state, right? तो church means Bible and state means the political power, because state is a political entity, right? और हमारे आपके बीच में रिश्ता जो है वो सोशल है, लेकिन हमारे और मोदी जी का रिश्ता जो है वो पॉलिटिकल है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट होता है, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द बाइबल। हिंदुस्तान में ये हुआ कि सबने, इवन क्रिश्चियनिटी भी कुछ हद तक, मेरे क्लास में मैंने ये सुना है, मेरे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे थे, क्रिश्चियन बच्चे थे, उन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा हमारा रिलीजियस बुक बाइबल है। ये आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ कहते हुए लोग कि कुरान से, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुरान है। Absolutely true. अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुरान है तो आप सेक्युलर हुए ही नहीं, क्योंकि सेक्युलर होने का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे? जब आपने पॉलिटिकल पावर निकाल दी, तो अब ये है कि इस पॉलिटिकल पावर का क्या करना है, और ये पॉलिटिकल पावर किसके लिए है? तो ये क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूरोप ने नेशन स्टेट कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिटरमाइन करे, तो उन्होंने कहा हर नेशन को दे दो ताकि वो एक होमोजिनिटी रहे, ठीक है ना? होमोजिनिटी यानी नेशन होमोजिनिटी के लिए उन्होंने लोगों के अंदर वो पॉलिटिकल पावर डाल दिया। अब उन्होंने कहा कि तुम डिसाइड करो कि इस पॉलिटिकल पावर को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। इसका मतलब है मैंने आपको आटा गूंद के दे दिया, आप डिसाइड करो, रोटी बनाओगे, पराठा बनाओगे, पूड़ी बनाओगे, क्या बनाओगे, ये अब आपकी मर्जी है। तो वो जो पॉलिटिकल पावर लोगों ने मिली, पॉलिटिकल पावर ली और उन्होंने अपना गवर्निंग सिस्टम डिटरमाइन किया। किसी ने कहा हम रिपब्लिक बनेंगे, किसी ने कहा नहीं हम तो अपनी रॉयल्टी को कंटिन्यू करेंगे मगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे, किसी ने कहा हम कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे। सबने अपनी अपनी गवर्नमेंट, चूंकि ये पावर उनके पास आ गई, उन्होंने उसको डिसाइड किया, और जो बुक वो गवर्नमेंट सिस्टम को डिटरमाइन करती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बस। सो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तभी होगा जब आप रिलीजियस बुक में से अपनी पॉलिटिकल पावर निकालेंगे। जिस दिन भारत का मुसलमान कुरान के सारे पॉलिटिकल पावर निकाल करके और वो भारत के संविधान में निहित करेगा, उस दिन सेक्युलरिज्म होगा। उसके पहले अगर वो सेक्युलरिज्म ये कह रहा है कि भारत एक जो एंशिएंट आइडेंटिटी है उसको हम नहीं मानेंगे और अरबिक आइडेंटिटी को यहाँ पे ला के लगाएंगे, सब इक्वल है, वो बकवास है। सो पॉइंट इज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मिला ही इंडिया को है अपनी कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी को डीकॉलोनाइजेशन भी कहते हैं। तो रिलीजियस के नाम पे आप रिकॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते कि रिलीजन के नाम पे आप अरबी लॉ ला के लगा दो और बोलो ये तो रिलीजियस फ्रीडम है हमारी। दिस इज नॉनसेंस, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा, भारत में देखें
कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, कोई भी किताब अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है, वो उस लैंड की सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. इफ यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू बी अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. अब आर्टिकल 370 में जब बहस चल रही थी, उसमें भी बार बार ये आया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं हो सकते, दो डॉक्यूमेंट सुप्रीम नहीं होंगे, तब वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाए जा सकते. ठीक है ना. सो इन ऑर्डर फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये कैसे बनेगा? आप इसका एग्जांपल ये देखें. 1956 में भारत की संसद ने एक लॉ पास किया, हिंदू मैरिजेज एक्ट. हिंदू मैरिजेज एक्ट ने वैदिक विवाह पद्धति को, जो हजारों साल से चली आ रही थी, उसको एक झटके में तोड़ दिया. उन्होंने कहा भारत में अब हिंदू जो है वो अपने आप को डिवोर्स दे सकते हैं. अब क्वेश्चन ये था कि वैदिक लॉ कहता है डिवोर्स नहीं हो सकता, वेद कहता है कि शादी जन्म जन्मांतर का है, शादी डिसॉल्व नहीं की जा सकती. ये वैदिक, बिकॉज हम सब वैदिक है ना, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, लाइफ सिस्टम है, सब वैदिक है. अब क्वेश्चन ये कि वेद को आप अमेंड कर रहे हो. पार्लियामेंट वेद के द्वारा बनाए गए लॉ को अमेंड कर रहा है और उसका नाम है हिंदू मैरिजेज एक्ट. अब क्वेश्चन ये था कि हिंदू मैरिजेज एक्ट प्रिवेल करेगा या वैदिक कॉन्सेप्ट की शादी कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती. टूट गई शादी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड था, वो वेद के ऊपर चला गया और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल कर गया वैदिक लॉ के ऊपर. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. जब तक भारत का मुसलमान ये नहीं कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट बुक है, बाकी हमारा पर्सनल मैटर है, तब तक वो सेक्युलरिज्म की बात नहीं करे. वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी पे दुनिया को धोखा दे रहा है और पॉलिटिकल पार्टी भी दुनिया को धोखा दे रही है जब तक वो सेक्युलरिज्म का सही मतलब नहीं बना रही है. सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ कुरान एंड स्टेट हैज टू बी देयर इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जिस्ट. इसका एग्जांपल, दुनिया बहुत कहती है 57 इस्लामिक मुल्क हैं. कतई बकवास है ये बात. इस हिसाब से तो इंडिया भी इस्लामिक मुल्क है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन इंडोनेशियन के बाद शायद इंडिया में ही रहती है. ठीक है ना. तो इंडिया इस्लामिक तो नहीं है ना. आपको मैं कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दूंगा, वो कहते हैं कि वी आर एंशिएंट कजाक लैंड, हम इस्लामिक नहीं हैं. वो कहते हैं हम सेक्युलर है. सेक्युलर उनके लिए जो मतलब वही है कि हमारा जो है इस्लामिक लॉ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. आपकी जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं ना डॉक्टर मिश्रा, इससे मुझे एक केस याद आ रहा लास्ट ईयर का, इनफैक्ट शायद 2022 की बात है या 2021 लास्ट की बात है. एक दो केसेस आए, इनफैक्ट जजमेंट्स आए अलग अलग हाई कोर्ट्स के. एक था हरियाणा पंजाब का और एक था केरला या कर्नाटका का. सिमिलर केस थे. लड़का था ऑलमोस्ट 30s में, लड़की थी अंडर एज, मुस्लिम. शादी हुई, दोनों ने अपनी पसंद से शादी की. एक ने हरियाणा हाई कोर्ट वाला जो केस था, हरियाणा पंजाब वाला, उन्होंने कस्टडी के लिए अप्लाई किया था कि मुझे मेरी वाइफ की कस्टडी दी जाए. कोर्ट ने कहा कि भाई आपको नहीं मिलेगी, आपकी बीवी जो है वो कम उम्र की है, अंडर एज है, उसकी शादी नहीं हो सकती. तो यहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स. उधर वाले केस में क्या हुआ, सिमिलर केस था लेकिन वहां पे शरिया प्रिवेल. तो ये देखिए कि ये भारत में, हालांकि हम लोग सबके लिए सपोजिटली लॉ सबके लिए बराबर है, सबको एक जैसा इंसाफ मिला है, लेकिन इस तरह के जजमेंट्स आते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर अलग अलग कानून बने हुए हैं धर्म के आधार पर, जहां पे कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है. तो जो अब ट्यूनेशन की बात कर रहे थे हम अभी, फिलिस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्यूनेशन ही है. पाकिस्तान जो है ट्यूनेशन के बेस पे बना हुआ एक अलग मुल्क है, लेकिन ट्यूनेशन वहां पे भी फेल हो गई क्योंकि 70s में जिस तरह से वहां से बांग्लादेश निकला और आए दिन जो वहां पर होता रहता है माइनॉरिटीज के साथ. इनफैक्ट जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनकी भी बात की जाए, जो नॉन मुस्लिम है उनको तो आप छोड़ दीजिए, जिनकी वो काफिर है. तो ये सारी चीजें फेल होती भी हमें नजर आती हैं हमारे सामने. उसके बावजूद भी क्यों हमारे देश में इस तरह के मुद्दे फिर से उठते रहते हैं कि नहीं हम तो ये हैं, हमारा तो शरिया ही चलेगा. क्यों ट्रू सेक्युलरिज्म नहीं समझ में आती है लोगों को, या जानबूझ के सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए सारी चीजें की जाती हैं?
देखिए, आपने कहा कि टू नेशन थ्योरी फेल हो गई इंडिया वाली, वो कतई फेल नहीं हुई। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है, जो मैंने पढ़ा मैथ्स टू मैथ्स, कहीं इसका कोई रिटन फॉर्म नहीं है। पाकिस्तान की ट्यूनेशन जो हुआ मैं आपको उसको बताता हूँ, पाकिस्तान में भी फेल नहीं हुई टू नेशन थ्योरी ने कभी। जो 1940 में जिन्ना ने बस इतना कहा कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा कल्चर अलग है। टू नेशन थ्योरी ने कभी ये नहीं कहा कि बाकी मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। टू नेशन थ्योरी की ओनली लिमिटेड एप्लीकेशन है कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। वो सक्सेसफुल है, इंडिया में भी सक्सेसफुल है। टू नेशन थ्योरी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि सारे मुसलमान साथ में रह सकते हैं। तो बेकार की बातें वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसके बाद तो शिया सुन्नी मुल्क है, ये मुल्क है, सबको पता है। टू नेशन थ्योरी की मेरा ये क्वेश्चन बार बार रहा है कि पहले ये बताओ, टू नेशन जो स्कॉलर्स है, टू नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन क्या 1947 के बाद खत्म हो गई? आंसर है नहीं। आपको ये पत्थर उठते हुए दिख रहे हैं, हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, जय श्री राम एक रिलीजियस या मजहबी नारा है, जबकि नहीं है। जय श्री राम का मजहब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब राम पैदा हुए तो उस समय मजहब नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। धर्म क्या है, मैंने आपको बता दिया, धर्म गुण का नाम है। जैसे पानी का धर्म है गीला करना, पानी अब आप मुसलमान होकर भी पिएंगी और नहाएंगी तो वो गीला ही करेगा, आप कहोगे कि नहीं मजहब के नाम पे नहीं। हमारे यहाँ जो, जैसे मैं जब क्लास में जाता हूँ अंबर जी, लॉ क्लास में फर्स्ट डे, तो मैं अपने बच्चों से ये पूछता हूँ, सारे बड़े एंट्रेंस क्वालिफाई करके आते कि ये बताओ अपनी जिंदगी में तुमने लॉ पहली बार कब पढ़ा? तो सारे बच्चे एकदम ना, वो सिविक्स का लॉ पढ़ा था क्लास 10th में, कोई कहता नहीं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, नहीं क्लैट की कोचिंग में मैंने टॉट्स पढ़ा था, ये लॉ बताते वो। फिर मैं जब उनसे कहता हूँ कि तुमने क्लास 10th में या क्लास 6 में न्यूटन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किमिडीज नहीं पढ़े? ये सब लॉ नहीं है तुम्हारे आंखों के सामने, तुम इसको लॉ मानने को तैयार नहीं। सो लॉ दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव लॉ, एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव लॉ। डिस्क्रिप्टिव लॉ क्या करता है कि वो बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है ना, और वो बताता है ये ऑब्जेक्ट की बिहेवियर पैटर्न ऐसी है, ये ऐसे ही बिहेव करेगा, आप इसके हिसाब से चेंज हो। धर्म इज अ डिस्क्रिप्टिव लॉ, धर्म वॉज नेवर अ प्रिस्क्रिप्टिव लॉ। धर्म इंसान के गुण बताता है, आपके अंदर काम, क्रोध और जो भी 5 तरह की जो, हाँ, ये सब होंगी, ये सब आपके अंदर होंगी मनुष्य होने के नाते, आप चाहे अरब में पैदा हो चाहे आप कहीं में हो। तो ये धर्म, चूंकि जब आपने आपको बता दी कि ये मानव का धर्म है, मानव में ये कमियां होनी है, अब मानव इससे कैसे अपनी छुट्टी पाना चाहता है। कोई मेडिटेशन के रास्ते पे जाता है, मेडिटेशन मुबारक, कोई भक्ति के रास्ते पे आता है, भक्ति मुबारक, कोई अगर मटेरियलिज्म के थ्रू जाना चाहता है, मटेरियलिज्म मुबारक उसको। सो द पॉइंट इज दैट द धर्म विल बी वन ओनली, there will never be two धर्म, because कि दो धर्म हो गए तो फिर वो पहला वाला धर्म नहीं है, because धर्म is the quality or the behavior of an object, उसका जो इनहेरेंट गुण है, इनहेरेंट जो उसकी क्वालिटी, को आप धर्म कहते हैं। आप अगर महिला हैं और मैं पुरुष हूं, हम दोनों दुनिया को दो तरीके से देखते हैं। आप पुरुष को नहीं समझ पाएंगे कि यार ये बड़े बेकार लोग होते हैं, इनका पता नहीं ऐसे क्यों सोचते हैं। हम आपको नहीं समझ पाएंगे कि यार ये पता नहीं हमारी बात ही नहीं समझ पा रही, क्यों? क्योंकि आप और हम दो अलग अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, हमें उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सो पॉइंट वही है, जो अब्राहमिक फेथ है। और मैं जब मैं हैम्बर्ग में था तो ना हम लोगों ने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसका नाम बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा कॉन्फ्रेंस था, उसका था द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। पूरी दुनिया में 56 थ्योरी ऑफ क्रिएशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि इंसान कैसे बना, ये कैसे बना, भगवान कैसे बना। तो उन्होंने कहा कि अमेजन के ट्राइब मानते हैं कि ये करने से ऐसे इन ह्यूमंस बने, कहीं के वो मानते हैं वो ऐसे करने से। बचपन में स्कूल में पढ़ा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन और थ्योरी ऑफ, हालांकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आल्सो डज नॉट आंसर की सलाह ये मैन और वुमेन बने कैसे अलग अलग, पहले मर्द आया, पहले औरत आई, दोनों कैसे आ गए, ये कैसे होगा ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसको नहीं बताती है। It only ये तो अलग ही हो गया, नेक्स्ट हो गया। Theory of evolution says we have adapted and we have changed. तो वहां पे क्रिएशन, इसलिए जो गॉड वाला क्रिएशन है वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि थ्योरी ऑफ क्रिएशन ये कहता है कि हम जो 4 पहले पैर वाले थे अब 2 पैर वाले हो गए। अब वो 2 पैर वाला 4 पैर वाला पहला कब बना, पहला 4 पैर वाला मर्द था औरत था, ये वो भी नहीं बताता है। पॉइंट ये कि वो ये कहता है कि हम 4 पैर से 2 पैर के हो गए, ये हमने इवोल्व किया, दैट्स हाउ वी हैव चेंज। और इस हद तक ये क्रिएशन थ्योरी से कंट्राडिक्ट कर जाता है, क्योंकि क्रिएशन थ्योरी में ये है कि भगवान या जो भी बनाने वाला है उसने हमें 2 हाथ अलग और पैर अलग दिए हैं, जो कि इवोल्यूशन थ्योरी के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। मगर ये कहिए कि इवोल्यूशन थ्योरी सारी क्वेरीज का आंसर देता है, दिस इज नॉट ट्रू।
वो भी ये नहीं बता पाता है कि भाई पहले अगर हम बंदर भी थे तो पहले बंदरिया आई कि पहले बंदर आया, ये तो बता दो। और जेंडर बंदरिया एग्जैक्टली। एग्जैक्टली दे डोंट आंसर बिकॉज़ देयर इज नो आंसर टू दैट, आई मीन एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, कि ये सेल ब्रेक होके वन सेल से मल्टीपल सेल तक का जो ह्यूमन या जो ये एनिमल्स का या जो सॉरी लिविंग बीइंग का जो जर्नी है, वो इसमें आप अगर वो पढ़ें जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने दिया, बिकॉज सब ह्यूमन स्कॉलर्स का अप्रोच डीप था। उन्होंने क्रिएशन को कभी भी क्रिएटर और क्रिएशन को अलग नहीं कहा। दे सेड क्रिएटर एंड क्रिएशन इज वन थिंग, उसको वो ब्राह्मणा कहते हैं कॉन्शियसनेस। नो, तो किसी का कॉन्शियसनेस है जो तुम फील कर रहे हो, वो रियलिटी नहीं है, वो किसी का कॉन्शियसनेस है। तो बड़ा अच्छा एक उन्होंने फिलॉसफी दी थी जिससे ओपेनहाइमर बड़ा प्रभावित हुआ था। सो अब और जो ये अब्राहमिक फेथ का क्रिएशन थ्योरी है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड थ्योरी है, और इसको तो 6वीं शताब्दी हम में क्यूरेशन थ्योरी पे बात कर रहे थे, हम थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में पहुंच गए। क्योंकि ये सारी रिलेटेड है, ये पॉलिटिक्स थ्योरी से हम हम नहीं बता पा रहे। आप समझ लिए हमारे यहाँ जो सॉरी एम्बर जी, हमारे यहाँ ये जो प्रोफेसर्स हैं या जो जजमेंट्स हैं नहीं बता रहे हैं थ्योरीज। ये यूरोप की थ्योरी ला के वैसे का वैसा लगा दे रहे हैं बच्चे, ऑक्सफोर्ड ये और कैम्ब्रिज में पढ़ सबसे के आ बड़ी रहे हैं। बात, ये बड़ा बेसिक सा हमें बड़ी बात है, और हमें हर जगह नजर आती है, चाहे हम अपने हम देखें जितने भी हमारे एकेडमिशियंस हैं उनमें देखें, चाहे जुडिशरी में देखें, कहीं ना कहीं अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस या वो चीजें नजर नहीं आती कभी अपनी उसको लेकर। हालांकि अब वो चीजें बदल रही हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी एग्जाम्पल दिया कि हजारों साल पुरानी हमारी ऐसी बुक है, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नजर नहीं आता। हम जो अलग अलग देशों के जजमेंट्स है उनका एग्जाम्पल देते हैं, क्यों अपने कल्चर से इतना दूर भागते हैं, क्यों उस पे इनको सम्मान या गर्व महसूस नहीं होता कि हाँ हमारी, ऑल्दो सब इसको ग्लोबली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत जो है एक हजारों साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है, तो हमें एक्सेप्ट करने में कौन सी परेशानी है, इस पे क्यों शर्म आती है? बिकॉज 1947 से एक ब्रेन बना, आपकी किताबों में सेक्युलरिज्म को बताया गया कि तुम मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा, और एक गुड क्रिश्चियन होगा, एक गुड मुसलमान होगा, और गुड हिंदू वो होगा जो इन लोगों को अपना बात करने दे, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिसेस को ना करे। और भारत को बताया गया कि ये एक गुलदस्ता है, यानी कि भारत में कई लोग इधर उधर से आए हैं, भारत की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जबकि ये डीकोलोनाइजेशन के प्रिंसिपल का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि अब्यूज है। भारत में गुलदस्ते होंगे, 50 फूल होंगे, उसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भारत की जमीन जो ये मिट्टी है, ये जो 50 तरीके के फूलों को टॉलरेट कर रही है, बाकी नहीं कर रहे हैं, वो मिट्टी तो भारतीय है, वो मिट्टी में न्याय सूत्र लिखा गया, वो मिट्टी में वेद लिखे गए, उस मिट्टी में वो लिखा गया। ये भारत को जो एक आपने कभी कार्ल मार्क्स को पढ़ा है? कार्ल मार्क्स ने ना, और मेरे तो प्रोफेसर मित्र हैं, वो कार्ल मार्क्स अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं, और खासकर लॉ में आपको इनकी बहुत प्रचलन मिलेगी। कार्ल मार्क्स ने एक अपनी वो जो किताब लिखी थी, एक दो उसने आर्टिकल लिखे इंडिया के ऊपर, आप समझ रहे हैं, ही रोट 2 आर्टिकल्स ऑन इंडिया, और उन आर्टिकल्स में उसने ये कहा कि ब्रिटिश ही वाज एंटी इंपीरियलिज्म बाय द वे, वो कॉलोनियलिज्म और इसका बड़ा विरोध करता था, उसको वो कैपिटलिज्म कहता था, ठीक है ना। उसने कहा कि ये जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है ये बेकार की चीज है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का होना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, आप ये विश्वास, हमारे ऊपर आके बैठ जाए तो ठीक है, ये क्या बात हुई? नहीं, उसकी सबसे बड़ी बात ये थी अंबर जी, जस्टिफिकेशन क्या था इंपीरियलिज्म, अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म करता है? एग्जैक्टली यही मैं आपको बताने लगा हूँ। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको ना कोट करूंगा बकायदा कार्ल मार्क्स क्या कहता है, और ये मार्क्सिस्ट क्यों हमारे कल्चर को बार बार अटैक करते हैं ना, बिकॉज इफ यू आर अ कार्ल मार्क्स, इफ यू बिलीव इन कार्ल मार्क्स, तो आपको वो जो लिखा है वो तो मानना पड़ेगा ना, उसकी फीलिंग, उसकी थ्योरी को। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, प्लीज आप निकाल लीजिए, एग्जैक्ट कोट मिल जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर योर पीपल। जी, मिल गया। आप कहेंगे तो ये लिंक मैं भेजूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जानूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके वो जाने, ठीक है ना। ये एक आर्टिकल लिखा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, आप चाहें तो इसको पिन कर सकती हैं, ठीक है ना, अपने जो आपके जो लोग वेरीफाई करना चाहें वो वेरीफाई कर लें। जी।
The future results of British rule in India. This was an article written by Karl Marx. ये मार्क्सिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है आपको, मैं आपको अभी भेज दूंगा लिंक इसका। ये लिखा गया था जुलाई 22, 1853 में। ये पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 8 अगस्त 1853 को, ठीक है ना। उसके बाद ये 9 अगस्त को भी फिर से रिप्रिंट किया गया। ये लंदन से लिखा गया था। मैं इसका आपको तीसरा पैराग्राफ सुनाता हूं, उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इंग्लैंड हैज टू फुलफिल अ डबल मिशन इन इंडिया। सोचिए, दिस मैन हु वाज एंटी इंपीरियलिज्म, वो कह रहा है कि मैं भारत में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करता हूं। क्यों? सुन लीजिए। इंग्लैंड हैज टू फुलफिल अ डबल मिशन इन इंडिया, वन डिस्ट्रक्टिव, पहला डिस्ट्रक्टिव, द अदर रीजनरेटिंग। So the destructive क्या होगा? The destructive is the annihilation of old Asiatic society, and then जो constructive होगा, and then laying down the material foundation of Western society in Asia. That means India. इंग्लैंड को यहां आके दो चीजें करनी है, भारतीय कल्चर को तबाह और बर्बाद करना है, और उसको करने के बाद यहाँ पे यूरोपियन वैल्यू सिस्टम को लिखना है। और ये बहुत सक्सेसफुल हो गया। हमारे आपके जजमेंट्स जो होते हैं उसमें खाली ब्रिटेन और यूके और यूएसए के जजमेंट्स होते हैं। आप जरा देख लीजिए यूएस के कितने कोर्ट्स में हमारी जजमेंट हुई है। यूएसए में ये लॉ है, ये बाय सीनेट ने भी पास किया था कि अगर आप फॉरेन जजमेंट्स को कोर्ट करोगे तो जजेस का इम्पीचमेंट तक होगा। ये उनकी हद तक ये। हमारे यहाँ तो आप जजमेंट लिख ही नहीं सकते, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आपको प्रिवेसी लिखना हो तो आप प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट कहां पढ़ोगे? आप जाओगे किसी जजमेंट्स को लेकर के आओगे यूरोप को या यूके के और यूएसए के, और वो लिख दोगे आप, और उसके बाद आप ताल ठोक दोगे कि हमने जुडिशरी में सॉल्व कर दिया। इंडियन सेक्युलरिज्म आप बता ही नहीं पाए आज तक। एक किसी जज ने लिखा हो, मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज की बात कर रहा हूँ, एक किसी जज ने कहा हो कि भाई जब तक मुसलमान भारत का, आप विश्वलोचन का केस देखिए। विश्वलोचन के केस में आपको पता होगा अंबर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि एक बंदे ने अपनी बहू का रेप कर दिया था, मुस्लिम था वो, और उसके बाद काजी ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तुम्हारी वाइफ हो गई और अपने पति की वो बेटी हो गई। क्योंकि जो रेपिस्ट था उसने कहा तुम्हारी शादी हो गई इससे, यानी कि कंसेंट का कोई लेना ही देना नहीं है, तुम रेप कर दो, दैट इज एज इक्वल टू शादी एज पर द काजी साहब। दिस इज द हाईएस्ट ब्रेन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है काजी साहब ने क्या किया। उसके बाद विश्वलोचन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गवर्नमेंट से कि भाई ये जो डिसीजन दे रहे हैं काजी साहब, इनकी लेजिटिमेसी कहां से आ रही है? ये कौन है? ये क्यों समाज के ऊपर ये जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं भाई वो? तो आपका क्या मानना है इनके लेजिटिमेसी के ऊपर, इनके अथॉरिटी के ऊपर? कोर्ट में गवर्नमेंट ने सबमिशन दिया कि ये वैलिड है, इसको होना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक अ पंचायत। तो उसी तरीके से ये जो शरीयत कोर्ट है इनको चलते रहना चाहिए, इससे हमारा टाइम बचेगा और ये बनेगा। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले शरीयत कोर्ट को प्रिंसिपल दे रहे, इससे बड़ा फ्रॉड दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही तब जब एक मुसलमान अपना कुरान में से सारा पावर निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। वरना अगर कुरान ही क्या कहते हैं सुपीरियर लॉ और द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई वैल्यू नहीं रखता। आप पाकिस्तान में भी यही देखें, यही धोखा उन्होंने भी दिया है। सो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को आप सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनाएंगे, भारत का एक एक मुसलमान जब तक ये नहीं कहेगा कि पार्लियामेंट्री लॉ हमारे लिए सर्वोच्च है, भले ही वो हमारे कुरानिक या हमारे शरई लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो हमको मान्य होगा जैसे कि बाकी लोग मान रहे हैं, तब तक भारत का मुसलमान सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर सकता। सेक्युलरिज्म का नाम रिलीजियस न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि आपका तो भारत में आर्टिकल 25 तो 1950 से था, लेकिन सेक्युलरिज्म वर्ड तो 1976 के आसपास जोड़ा गया, 70s में हुआ जी सेक्युलरिज्म जोड़ा क्या। तो ये तो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। फ्रॉड हुआ वो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स की शुरुआत तभी से हुई, फिर जिसका हवाला आज हम जो हुआ देश का और जो कुछ भी हमने देखा है, सारी चीजें हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही बना लिया था, फिर सेक्युलरिज्म जोड़ा गया, फिर सेक्युलर पॉलिटिक्स शुरू हुई, और फिर सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे देश ने क्या क्या देखा वो हमारे सामने। लेकिन तो फिर वही बात बोल देनी चाहिए, भारत का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कुरान है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत कुरानी गवर्नमेंट से चलता है, ये बात याद रखिएगा।
क्यों? वो तो मुझे क्योंकि पता है, आप क्योंकि मैं तो इन मुद्दों पे ऑलमोस्ट एक दशक से काम कर रही हूँ। ट्रिपल तलाक पर मैंने काम किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से को लेकर 2018 से सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। अभिषेक जी, जब मैं ट्रिपल तलाक पे काम कर रही थी 2016 के आसपास, तो जब हम लोगों से, जो भी हमारे इस तरह के विक्टिम्स थे, उनसे अलग अलग स्टेट में जाके मिलते थे, उनकी कहानी हम सुनते थे, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको बाद में जब ट्रिपल तलाक पे बहस हो रही थी उसमें संसद में, तो रविशंकर जी ने उसका कोट भी किया था। खैर, जब हम लोग विक्टिम से मिलते थे तो हमें तब समझ में आया कि जो समस्या है वो सिर्फ ट्रिपल तलाक के कानून बन जाने से उसका समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि समस्या तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। जब तक बड़ा कानूनी बदलाव नहीं आएगा, जब तक सही माने में एक देश एक कानून नहीं होगा, तब तक इस तरह की समस्याओं से हम निपटारा नहीं पा सकते। तो संविधान के अंतर्गत ही सबको एक जैसा कानून भी, वही ना, कॉन्ट्रडिक्शन इतने ज्यादा है। एक तरफ आप कहते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, दूसरी तरफ आप रिलीजन बेस्ड कानून आ जाते हैं। तो भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? ये सौतेला व्यवहार औरतों के साथ क्यों? नहीं, देखिए, एक कानून एक के लिए आ नहीं सकता, बिकॉज़ भारत के हम्म, आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ में कहा गया है कि आप विभिन्न कानून विभिन्न लोगों के लिए बनाइए। क्योंकि अगर हम ये मैसेज दे देंगे ना, तो लोग ये फिर हमारे ऊपर खेलने लगेंगे। लेकिन आपको ये होगा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 के बीच का रिलेशन क्या है? चूँकि हमारे यहाँ रिसर्च कोई नहीं करना चाहता, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच मैंडेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट ऑफ इंडिया टू मेक यूनिफॉर्म फैमिली कोड, ठीक है ना? एट द एब्सोल्युटली। सेम टाइम आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि यू कैन मेक डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट ग्रुप, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वैलिड है वहां पे। अब पॉइंट ये कि अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वैलिड है और स्टेट लॉ बना सकता है, आर्टिकल 44 में एक यूनिफॉर्म लॉ की बात हो रही है, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? यानी डिफरेंट लॉ फॉर डिफरेंट पीपल बिकॉज इक्वलिटी अमंग इक्वल्स का कॉन्सेप्ट जो लगेगा, वहां पे ये बात समझनी है कि पहली बात, शरिया जो है वो स्टेट मेड लॉ नहीं है। आपको शरिया को, एब्सोल्युटली। अगर आप वो भी देखें ना, ये मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा, ये जो शाहबानो केस था जिसमें कि ट्रिपल तलाक को इन्होंने जी, जी, आउटलॉ किया, जी। उसमें भी जस्टिस केहर और जस्टिस नजीर का जो आर्गुमेंट था वो सही था। जस्टिस नरीमन के आर्गुमेंट से मैं सहमत नहीं था, जो बाद में जी। उन्होंने जस्टिस च्यूल ललित और नरीमन साहब ने एक साथ लिखा और जस्टिस जोसेफ ने सेपरेट लिखा, मगर वो उनके साथ एग्री कर गए तो 3-2 से पास हो गया वो एक्ट। हुँ। उसमें जस्टिस केहर ने और नजीर साहब ने सही कहा, पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, लॉ बनाइए आप। इनको लॉ बना करके ये सारे लॉज को, इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का बहुत सही मौका था उस समय, इन्होंने नहीं बनाया। एग्जैक्टली। और कई बार सुप्रीम कोर्ट शाहबानो से लेके शाहबानो, और कई बार कई इसके बीच में भी 90s में भी एक दो ऐसे केसेस आए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कीजिए, कुछ कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर कर देते तो फिर सेक्युलरिज्म के नाम पे राजनीति कैसे होती है, बड़ा सवाल है। और भारत में एक लास्ट चीज, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सबके लिए, विल जो लगता है वो सबके लिए, ये वो यूनिफॉर्म सिविल फैमिली कोड है मैटर्स, जो बोलते हैं बस। एग्जैक्टली, मतलब वो हम क्रिमिनल कोड है या टैक्स लॉज या क्रिमिनल लॉज में है तो वो सब यूनिफॉर्म है, लेकिन जो फैमिली लॉज की बात की Yes. जाती है, वहीं से जो वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उस पे सवाल उठता है। वो आप पता अगर नहीं कब रुकेगा, उम्मीद करते हैं आप रुक अगर जाए, हो साथ जाए। बैठे तो नेक्स्ट टाइम वी विल फाइल अ रिट पिटीशन, बट ये कि आर जजेस बोल्ड मेरी इनफ, पिटीशन मेरी पिटीशन है 2018 से यूनिफॉर्म वी सिविल कैन कोड को आस्क अ लेकर। फ्यू क्वेश्चन कि भाई आप आर्टिकल हाँ, 14 और 12, 14 और 44 के बीच का रिलेशन बताओ। आप ये बताओ, एग्जैक्टली। 2-3 लीगल क्वेश्चंस वी कैन फ्रेम, बट द क्वेश्चन विल बी दिस, आर हम्म। जजेस बोल्ड इनफ? वो देना चाह रहे हैं आंसर। यूसीसी, अब आप देख लें, ये जो सीए का आया आज तक, वो पता ही नहीं चला कि सीए वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आज तक नहीं आया। लोग इनफैक्ट अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमास इजराइल पे टीवी डिबेट पे मैं जाती हूँ तो कहते हैं अरे ये देखो, ये वही मोदी है, ये मुसलमानों को डराने के लिए सीएनआरसी लेके आना चाहते हैं। अरे भाई, सीएनआरसी से मुसलमानों का क्या लेने देना? आप जब उनसे बात कहिए कि भाई, अब अगर आप सीएनआरसी की बात करते हैं तो भाई अब फिर तो सारी चीजें आप सारी चीजें अंडू कर दीजिए, पार्टीशन अंडू कर दीजिए, फिर आप सीएनआरसी की जरूरत नहीं है, आप पार्टीशन भी करवा लीजिए, फिर आपको सीएनआरसी भी चाहिए, तो फिर मतलब सारे खेल आपको ही खेलना है।
हम बेवकूफ बैठे हुए हैं, हम यही सब करते रहेंगे। तो ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पे होता है और ये होता रहेगा, पता नहीं कब इसका और ये सेक्युलरिज्म नहीं है, बड़े मजे की बात नहीं है, बट सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म के नहीं नाम पे तो यही होता है ना। ये सारी चीजें हुई इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म इतने है। आप सालों से, अगली बार 70 के टीवी दशक डिबेट से। में जाए और बोले आप जो भी आपके सामने मौलाना साहब आए कि भाई मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलती सुप्रीम हूँ, कोर्ट स्टैंड है, आपको मैं मानना तो पड़ेगा बोलती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन वो कहते हैं बहुत अरे अच्छी आप बात है। जाहिल हैं, आपको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता, खुद उनको कुछ सबसे नहीं अच्छी पता बात होता। मुंह उसमें धनिया और पुदीना में फर्क नहीं पता, वो आगे बैठ जाते। मेरे ख्याल से दुनिया समझ जाती है किसको क्या पता है, उनको कहने दें। एब्सोल्युटली। लाफ खैर, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। सो मच, नमस्कार।